इमरान खान साहब अपने बेटों को यहाँ बुला लें, गरीबों के बच्चे इनकी जिंदगियों से ना खेलें। 4 डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है। किसी सूरत भी धावा नामबाज पे बोलने की ना इजाजत है। अगर कोई कल ये करेगा उनके लिए किसी किस्म की नरमी की तवक्को ना करे। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन है। लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है PTI के अंदर से। इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम की बिल है, इसको मुअख्खर कर दिया जाए तावक्त के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। हम इस बेंच को इस केस का फैसला करने का हकदार नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। 25 मई 2022 के बाद PTI अब कल बरोज़ जुमा इस्लामाबाद में डी चौक में एहतजाज करना चाह रही है। बानी PTI खान साहब ने अपने एक्स हैंडल पर ख़ुद ही इस एहतजाज की बात की और अली अमीन खान गंडापुर अपने वीडियो पैगाम में भरपूर तैयारियों के साथ आने का ऐलान कर चुके हैं। क्या PTI डी चौक में फिर असेंबल हो चुकेगी कल जैसे 2014 में हुई थी, या फिर 25 मई 2022 को राना सनाउल्लाह ने उनको नहीं बैठने दिया था। साथ साथ आम तासुर है कि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तामन तंजीम के हुकूमती सरबराहान के इजलास को PTI सैबोटेज करना चाह रही है कि ये समिट यानी हुकूमती सरबराहों की ये मीटिंग पाकिस्तान में, जिसको हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहा जाता है, ना होने दी जाए। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि PTI तो पाकिस्तान की जमात है और SCO के वज़राए आज़म यहाँ आएँ तो पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात होगी। तीसरी अहम चीज़ है कि क्या हुकूमत आइनी तरामीम मंजूर करवा लेगी, ख़ास तौर पर जैसे आज 63A का फ़ैसला आ गया। PTI के मुखालफत में ये फ़ैसला आया, PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और हुकूमती सतह पर इसको वेलकम भी किया गया, यानी जो नून लीग, पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी हैं वो इसको अच्छा करार दे रहे हैं। इन तमाम सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं नन अदर दैन सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने एज़ यूजुअल। आपने कुछ की क्वेश्चंस आपने रेज़ किए। आपने फरमाया कि देखते हैं ये सियासी फतह किसकी होगी। किसकी सियासी फतह आप देख रहे हैं? शुक्रिया पराचा साहब। मैंने पराचा साहब ये कहा था कि फिर देख लेते हैं कि किसकी सियासी फतह होगी या वो दफन होगा। जी जी, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए PTI की फतह तो नहीं होगी, वो सियासी तौर पर दफन ही होगी। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसके अंदर। नहीं, वो सियासी तौर पे फतह क्यों नहीं होगी? वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ। अगर 15-25 करोड़ की आबादी में अगर 15,000, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000, 25,000, 50,000 आदमी भी आप ले आते, मैं नंबर ट्रिपल कर रहा हूँ, तो आज़ादी हो जाएगी। और किस चीज़ की आज़ादी की आप बात करें? अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद करना है, आप समझते हैं इमरान खान साहब, तो अपने बेटों को आगे लाएँ, बुलाएँ इधर। पाकिस्तान की आज़ादी में तो हिस्सा ले सकते हैं ना। ठीक है, हमारा वो PTI का पुराना स्लोगन है कि हम अपने घर के बच्चे नहीं भरते। KPK में तो भर दिया आपने, ठीक है, ख़ानदान भर दिए, चोरी भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है, दब के सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे लेके आएँ, आप अपने बच्चे नहीं लाएंगे यहाँ और दूसरों के बच्चे मरवा देंगे और लाशें इकट्ठे करेंगे ताकि आपको आज़ाद करा दें। और क्योंकि अब आपको परेशानी ये हो गई है कि पाकिस्तान सही सिंध पर चला गया SCFC के बदौलत, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। स्टॉक एक्सचेंज आपका अरूज पर है, IPP से बिजली सस्ती करके गरीबों को फ़ायदा होने वाला है, शुरू हो गया है। 9 सेंट पे इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो गया है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, इंटरेस्ट कम है, रोज़गार आ रहा है, हेड ऑफ स्टेट्स विज़िट कर रहे हैं, IMF का प्लान हो गया। पाकिस्तान तो पटरी पे आ गया है। अब आपको बेचारी कि पाकिस्तान भी पटरी पे आ गया है, मैं भी अंदर फंस गया हूँ, फैज़ भी अंदर चला गया है, वो मेरी अपनी चीज़ें ही मुझ पर डाल देगा। आप शिकंजे में फंस गए हैं। तो आपने कहा चलो फिर से वही करें। मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर 2022 को भी की थी पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये कत्ल व गारत की सियासत में बिलीव नहीं करता। गुलामी से आज़ाद कराएं, पहले आप खुद तो गुलामी से आज़ाद हो जाएं।
आपके अंदर गुलामी डिक्टेटरशिप कि आप पार्टी को बात करने नहीं देते सर। आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, आज भी आपने कहा, वो 26 अक्टूबर 2022 में आपने कहा पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि लाशें गिराने की प्लानिंग की जा चुकी है। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है सर। देखिए मेरी बात सुनो ना, आपने IMF को लेटर लिखा, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने धरने धुरने किए, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने फ़ौज का बोगस सोशल मीडिया पे चलाया, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने अंग्रेज़ी अखबारों को बैरून मुल्क ख़त लिखे, इंटरव्यूज़ दिए यहूदियों से जिनसे आप नफ़रत करते थे बकौल आपके, उनसे आप रब्तों में निकल आए, आपकी पार्टी निकल आई। आपने सारा कुछ करके जब फ्लॉप हो गया तो आपका क्या रास्ता रहा? वही 2022 में जो आपने करना था, लाशें गिरानी थी। उस वक्त भी अल्लाह ने मुझे असबाब बनाया था, मुझे आज भी असबाब बनाया, मुझे तो फ़ख्र है इसके ऊपर। और ये देखे ना, शराब इस मुल्क में इलीगल है, गोली मारना किसी को इलीगल है, डाका मारना इलीगल है, रेप करना इलीगल है। कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। तो कानून जब आपको किसी जगह पे ना आने की इजाज़त कर रहा है कि नहीं दे आप आ सकते हैं, तो आप इलीगल जगह पे क्यों आना चाहते हैं? सो इसके दो ही पहलू हैं। एक है, यानी आप एक मिनट, आप कहते हैं कि इस्लामाबाद में अब पार्लियामान ने कानून बनाया है कि कोई बगैर इजाज़त जलसा नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों आना चाह रहे हैं? वो क्यों आना चाह रहे हैं? वो किस लिए आना चाह रहे हैं कि जब आपको एक जगह ममनू है आना, आप वहाँ आएंगे, हरकत में आएगी गवर्नमेंट, तो हरकत में आएगी तो अपने बंदे फड़का देंगे, जो गरीब मासूम चलते हुए आ रहे हैं वो फड़का देंगे, वो उनके थोप पर डालेंगे। और देखें जब ऐसा कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आना क्यों ममनू है? डी चौक भी पाकिस्तान है। नहीं सर, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकता हूँ कि मैं गोली मार दूंगा? कल कहा ना, कल एक साहब ने कहा ना, धमकी दी कि हम आपको देखेंगे अगर आपने देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम था ना कि वो उसका जवाब देती। देखिए ना, सच बोलने पे, आलू प्याज पे तो बोलती है, सुप्रीम कोर्ट इधर भी बोल देती, ठीक है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर एक आदमी थ्रेट कर रहा है, देखिए अब इमरान खान साहब के ऊपर भी बगावत का पर्चा होगा, अब गंडापुर पे होगा, कोई मरा तो 302 का गंडापुर पे होगा, इमरान खान साहब के ऊपर भी होगा, क्योंकि वो गंडापुर की हर बात को इंडोर्स कर रहे हैं। वो कह देते हैं कि मैं गंडापुर की बात को अग्री नहीं करता। लीडर माहौल देता है, नहीं वो तो हीरो करार दिया ना, उन्होंने कहा कि वो हीरो है, ठीक है। वहाँ गौहर साहब को जो है चेयरमैन साहब ने कहा मैं निकाल दूंगा, तुम बुज़दिल हो। बुज़दिल ये नहीं है, बुज़दिल वो लोग हैं जो गरीबों की लाशों के ऊपर सियासत करने आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप कियोटिक सिचुएशन के अंदर आते हैं, वाकई खतरा नजर आ रहा है कि कल जब डी चौक की तरफ वो बढ़ेंगे, कोई नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं क्यों नहीं आएगा? इतनी लंबी चौड़ी कॉल दी है, वो गंडापुर साहब कह रहे हैं हम भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, मशीनों के साथ। मेरी बात सुने, आप गंडापुर साहब या KP के CM या गवर्नमेंट दबा के खुल के माल बना रही है, खुल के चोरी हो रही है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। आप गवर्नमेंट के रिसोर्स के यतीम बेवा बचीम किसी का स्कूल बनाने के लिए नहीं कर रहे, किसी गरीब की तकदीर बदलने के लिए उसकी रिसोर्स यूज़ करें अपने सियासी एजेंडे को करने के लिए। क्या हिंदुस्तान की पुलिस है KP की? क्या हिंदुस्तान की पुलिस है पंजाब की? आमने सामने दोनों खड़ा है, दोनों शेलिंग कर रहे हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं। ना कोई KP की तरफ गोली चला सकता है, किसी का बाप नहीं चला सकता, वो पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, ठीक है। ना पंजाब में कोई चला सकता है, ना कोई सिंध में चला सकता है, ना बलूचिस्तान में चला सकता है। ये गोली चलेगी, क्यों ये बात करें? इससे पहले भी अरशद शरीफ की शहादत हुई 2 साल पहले इन्हीं डेट्स के ऊपर। वो मासूम बच्ची जो रिपोर्टर थी, वो गाड़ी के कंटेनर के नीचे आ गई, ठीक है, वो कंटेनर के नीचे आ गई, कारकुन मरे। किसके पास आप गए हैं? मैं तो आज PTI खान साहब को भी गोली लगी थी ना, वो भी खान साहब को तो बोल के आया था मैं कि आपको गोलियां आपके प्यारे हमदर्द जिन पर आप भरोसा करते हैं बता के आया हूँ। मुझे आपने बताया खान साहब? आखिरी मीटिंग में मैंने खान साहब को कहा था कि आप पे गोलियां चलेंगी जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनको आप अपना। किन की तरफ इशारा था? यही जो आप अंदर हैं, यही और कौन थे सर? ठीक है, कौन? बहुत सारे लोग। नहीं सर, अंदर बहुत सारे लोग नहीं, जो एक ही था ना जो उस वक्त मुल्क का मॉन्स्टर बना हुआ था, इतना बड़ा जाइंट बन गया था। नहीं, आपका इशारा जनरल फैज साहब की सर देखिए, जनरल फैज अकेला तो सब काम नहीं कर रहा था ना सर, ये भी जाती होगी कि सारा कुछ उसी पे थोप दे। जनरल फैज के साथ भी पूरी टीम चल रही थी ना। वो क्यों रूपोश हैं आज तक? कुछ अरशद शरीफ के बाद वो मर्डर के अंदर, फैसिलिटेशन के अंदर थे या नहीं थे? क्यों गायब हैं, क्यों छुपे हुए, क्यों नहीं फहरिस्त में आते? फिर आपने इस मुल्क का भट्टा बिठाया। लेकिन ये कल के एहतजाज के हवाले से आपने एक और बात भी की, आपने कहा कि अली अमीन खान गंडापुर की जान को भी खतरा हो सकता है। ये तो खतरनाक बात है। वो सूबे के सरबराह हैं, वजीर आला सरबराह को आसमान से उतरा हुआ 4 हाथे और 8 टांगों वाला आदमी नहीं, इंसान है। फेडरेशन, एक फेडरेटिंग यूनिट के आम आदमी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उतनी इनकी जिंदगी को क्यों खतरा नजर? देखिए सर, अगर आप क्योटिक सिचुएशन में आते हैं और कोई तीसरा दुश्मन मुल्क भी इसका एडवांटेज ले लेता है, ठीक है, और एडवांटेज लेता है और सिचुएशन को ऐसी आती है ब्लड शेड की, तो आप थोड़ी कह सकते हैं कि पराजा साहब आप पे नहीं आएगा, मुझ पे नहीं आएगा, किसी भी आ सकता है। देखिए, मैं उसका सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन कुलीग रह चुका है, दोस्त रह चुका है, तो मेरे लिए तो उसकी जान भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो कोई तीसरा दुश्मन मुल्क के लिए बेस्ट एडवांटेज है। ये इन्होंने पिछली बार भी थ्राइव किया था इस चीज़ के ऊपर कि कोई और मुल्क कुछ कर जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। इमरान खान साहब को तो शौक लगा जब उनको गोलियां चली, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन पर गोलियां चलेंगी। वो गोलियां जब चली थी तो गोली के आगे थोड़ी आंख लगी हुई थी कि वो बचेगा नहीं बचेगा, तो मारने की तैयारी की थी। तो उसका बेनिफिट किसको होना था? धरनों का बेनिफिट किसको होना था? इमरान खान साहब को, कि वो चीफ ना बनते और वो चीफ बन जाते। और इमरान खान साहब को गोली लग जाती खुदा ना खास्ता तो किसको फ़ायदा होना था? फैज़ को फ़ायदा होना था, माशाल्लाह लग जाता, सामने वापस आया था। तो इस पर रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर अकल के लोग अंधे हैं तो मेरा तो कसूर नहीं, आप इमरान खान से प्यार करते हैं आप करें, लेकिन आप मुझे आप बताएं सर, मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूँ और कहूँ आपके बच्चे, मैं जेल में चला जाऊँ और आपको अपनी हरकतों को भेज और आपको बच्चों को के सड़कों पे आ जाओ, तो वो जानवर के बच्चे तो नहीं, इंसान के बच्चे। बड़ा जेन्युइन सवाल है। नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा साहब। अब बार बार जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे हैं कि उधर भी वो थे उधर भी वो थे, लेकिन अब तो जब से वो ISPR की प्रेस रिलीज आई कि मल्टीपल वायलेशंस ऑफ मिलिट्री एक्ट इन पोस्ट रिटायरमेंट इरा दे आर इस्टेब्लिश्ड, तो ये कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाला? देखिए पराजा साहब, प्रोसीजर तो उनको पता, खुद वो मुझे तो नहीं पता प्रोसीजर, बट प्रोसीजर टेक्स टाइम। सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं होगा, सज़ा भी होगी, नंबर एक। और जब उनको सज़ा होगी तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बच जाएंगे? आपको क्यों यकीन है कि सज़ा होगी उनको? मुझे उतना ही यकीन है कि जितना आप राजा साहब है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब 2 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे फैज़ साहब की बात का कि वो जेल जाएंगे, मैं आपको कहता था, मैं टीवी पे और मैंने तो DG ISI होते हुए वर्दी के अंदर उनको टेक ऑन किया। तो आप समझते कि इदारा, मैं इदारे से बड़ा था? नहीं, मेरा कीमा कर देते अगर मैं गलत होता, क्योंकि मैं ठीक था। तो फौज ठीक को ठीक ही कहती है और गलत को गलत कहती है। अगर मैं गलत होता तो मेरा कीमा निकाल देता। तो अब आपको सज़ा होती नज़र आ रही है, वो क्यों नज़र दोनों जा रही है? अभी तो प्रोसेस जारी है ना सर। देखिए, मैं तो अपनी एनालिसिस या प्रेडिक्शन या आपको पहले ही दे देता हूँ। जो बातें मैंने आपसे 2 महीने पहले कही हैं वो भी मैं आपको आज भी उस जगह पे खड़ा हूँ। ये जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं, मैं फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से आपको यकीन है कि उनको सज़ा होगी? सर क्यों नहीं होगी? देखिए सर, शहीदों का खून है, मुल्क के साथ गद्दारी है, अपने इदारे का गद्दारी है, अपनी जमहूरियत का गद्दारी है। सख्त वर्ड नहीं आप मैं तो बड़े सर, इसको आप गद्दार बगावत कर लें, और क्या कह सकता हूँ मैं इसको? ये मोहब्बत तो नहीं आप लिंक क्यों कर रहे हैं बानी खान साहब के साथ के जी अगर उनको होगी और इनको भी होगी? अगर सारी बात दोनों साथ थे ना, गठजोड़ था, हैंड इन ग्लव्स थे। इसमें तो जनरल फैज़ साहब DG ISI थे, वो इतने बड़े मॉन्स्टर क्यों बन गए? क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव नथी हो गया था। वरना को अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नथी ना हो तो कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं बन जाता। ठीक है, तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा ताकतवर इसलिए था क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव साथ था। ठीक है, तो क्लैरिटी रखनी चाहिए, सच को सच बोलें। देखिए ना, जब मैं निकाला गया, मैं तो आज भी पूछता हूँ लोगों से कि अभी गौहर साहब को कहा तुम बुज़दिल हो तो मैं निकाल देंगे। आप इश्तियाल दिला रहे हैं, जब आप इश्तियाल दिलाएंगे अपनी सियासत के लिए, बगावत पे उकसाएंगे, गोलियों पे उकसाएंगे, मार धाड़ पे उकसाएंगे, आग जलाने की उकसाएंगे, तो 9 मई का वाक़या आपने स्टैम्प कर देगा आप नहीं किया था। अब आपको ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं, और आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप समझते हैं आप पे पर्चा नहीं होगा। आप समझते हैं खान साहब पे पर्चा नहीं होगा। अगर कोई मरा तो 302 का पर्चा उन पे नहीं होगा। आप समझते हैं गंडापुर पे 302 का पर्चा नहीं होगा, बगावत का पर्चा नहीं होगा, इंस्टिगेट वायलेंस का पर्चा नहीं होगा। वो तो जेल में है, तो इधर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वायलेंस। किसने अपने ट्विटर पे कहा है? किसने कॉल दी है? किसने गंडापुर की बातों को एंडोर्स किया? नहीं, वो तो कह देते हैं कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है कि मैं सर, तो मेरी बात सुने ना, फिर ये क्यों कहा कि मैं वो हीरो है? उसने बिल्कुल सही कहा, उसका खड़े क्यों गंडापुर गाँव? गंडापुर तो एक प्यादा है, गंडापुर की अपनी क्या हैसियत है? गंडापुर प्यादा इसलिए कि गंडापुर CM है। अगर ये काम नहीं करेगा तो CM नहीं रहेगा, CM नहीं रहेगा तो माल नहीं बना सकेगा। आज आप किसी और का नाम ले लें, अब्दुल गफूर का नाम ले लें कि वो CM बनेगा, वो इससे ज़्यादा आग बरसाएगा। या लाइन में लगे हुए अपनी मुफाद के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं, चाहे वो ये पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टी हो। के मफाद की बात की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, आपके साबिक कोलीग भी हैं, एक ही पार्टी में आप थे, वो भी कराची से हैं, आप भी कराची से। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि महारंग बलोच जो हैं वो हीरो हैं हमारी, और कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है
कि जालिम के हाथ टूटने वाले हैं, ये बानी पीटीआई से भी बढ़ के ये बात कर रहे हैं ना। फिर देखिए, सबसे पहले आरिफ अलवी साहब से आपको सवाल ये करना चाहिए, और आपको करना चाहिए, आप जैसे जितने भी एंकर्स हैं, कि जब आप जिसकी मरून मिन्नत अल्लाह के बाद जो वसीला आपका बना प्रेसिडेंट बनाने का, यानी कि इमरान खान साहब, तो आप इक़्तिदार में थे, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे थे, तो जो इक़दामात इमरान खान साहब ने आपको इलेक्शन के टाइम पे कहे थे करने को, वो आपने क्यों नहीं किए? और फिर आपने मुद्दत भी पूरी की, बल्कि मुद्दत से ज़्यादा आगे जाके पूरी की। सर जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा। लेकिन वो मुलाकातें तो करवाते रहे ना, आपको याद है ऐवान सदर में ही मुलाकात हुई, देखिए पराचा साहब, बड़ी मुलाकात हुई। पराचा साहब, ज़्यादा बात करना इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन वो मुलाकात के पीछे मैं था। 6 घंटे की मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी जब आर्मी चीफ थे। अच्छा, 6 घंटे की, ठीक है। और 6 घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि आप ये मीटिंग करें, बानी पीटीआई खान साहब से। हाँ, खान साहब को पता है ये बात। अब अच्छा। वो प्रेसिडेंट हाउस में थी, मैं प्रेसिडेंट नहीं था, जैसे मुझे मिनिस्टर बना दिया उसको प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ। तो हम कोई माँ के पेट से तो नहीं आए थे, ना हमारी कोई लीडरशिप की औकात थी। तो आपने जनरल बाजवा साहब को परसू किया कि 6 घंटे आपकी मुलाकात हुई कि बानी पीटीआई से मुलाकात करें, वो फेल क्यों हुई थी फिर? देखिए, क्योंकि आप फैज़याब होने जा रहे थे, आपको हर चीज़ फैज़ के मुताबिक चलानी थी, आपको फैज़ का कंट्रोल था। हमने तो देखें, जो आर्मी चीफ को भी जो बात बताने की थी उस वक्त भी हमने बताई है, फैज़ के बारे में मैंने तो बताई है, मुझे तो उस पर कोई दो राय नहीं। आप बाजवा साहब से वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल में। कभी उसलिए आने जब कोई बीच में आता था। देखिए, एक ही पीटीआई के अंदर आदमी था जनरल फैज़ के जो काबू में नहीं था, वो मैं था। तकलीफें भी उठाई मैंने, डिस्क्वालीफाई भी फरमाइश पे हुआ, ठीक है। वो डिस्क्वालीफाई करते गए, मुझे अल्लाह में क्वालीफाई करता रहा। अभी भी अल्लाह की मेहरबानी है, पूरे टिल का जोर लगा, लेकिन मैं नहीं, ये आप ही की रिकमेंडेशन थी कि बानी पीटीआई खान साहब ने जाकर उनको एक्सटेंशन की, इनडेफिनिट ताहयात एक्सटेंशन। सर देखिए, ये तो गलत बात होगी कि मैं कहूँगा। वो तो उसके बाद भी लोगों ने, PDM2 ने भी उनकी एक्सटेंशन की है। तो फिर ये बातें ना करें ना। देखें, नहीं, मैं तो आपकी जो बात हुई, जो बात है ना मेरी, आपकी जनरल बाजवा साहब से 6 घंटे में आपने क्या उनको कहा कि आप ये जाके बात करें खान साहब से, रिकॉन्सिलिएटरी बात करवाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहता ही नहीं था कि कभी खान साहब इस रेड लाइन तक कभी आए। अच्छा, मेरी तो पूरी से हमेशा से कोशिश यही रही है ना, मैं कत्ल व गारत के फेवर में कभी रहा। और क्या कहते हैं, कुछ होना था, मैंने एक ही ऑडियो टेप अभी मीर साहब को दी है, करें ना पूरा पीटीआई, पूरा पाकिस्तान है, इन्वेस्टिगेट करें बाहर, मुझे प्रूव करें मैं रॉन्ग हूँ। अभी एक ही है कि मुझे उस दोहराए तक ना लाएँ कि मैं दीद लिहाज शर्म भूल जाऊँ। और जो आज के इकदाम हो रहे हैं पीटीआई के अंदर और बाहर खाने क्या हो रहा है, वो मैं सब कौम के आगे रख दूँ, और आपके पास है? मैं रख दूंगा सर। देखिए, मैं मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए ना, मैंने ना मुझे सियासत में, ना मुझे फ़ौज से, मैं आपका रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। ना मेरे बाप दादा ने, ना मैंने कोई ज़मीन ली है, ना कोई टेंडर लिया है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना कोई कारोबार किया है। ना मेरे ख़ानदान में मेरे अलावा कोई, ना सियासत में, ना कोई सरकारी नौकरी के अंदर है, बाप दादाओं तक कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी का, मेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं है, एहसान नहीं है सर। मैं अपनी सियासत खुल के करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है जी। और मैं सियासत वो कर रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने शायद मुझे इस काबिल बना दिया है कि जो काम पूरी गवर्नमेंट फेल हो जाती है वो मैं अकेला कर जाता हूँ। आप फरमा रहे हैं कि आज भी जो कुछ पीटीआई कर रही है वो आप कौम के सामने रख देंगे। तो ये जो तासर है कि ये एहतजाज का नया सिलसिला जो कल पिंडी में है, यानी डी चौक इस्लामाबाद में है, फिर हफ्ते को लाहौर में खुद बानी पीटीआई ने कहा है, तासुर है कि ये SCO को सैबोटेज करना चाह रहे हैं। ये दुरुस्त बात है? देखिए सर, मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहा कि इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग्स कब इंपॉर्टेंट है? समिट होने वाला है, मलेशियन डेलीगेशन आया हुआ है, क्रिकेट टीम आई हुई है, इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ अच्छे की तरफ चल रही। आई एम नॉट गिविंग एनी क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट बिफोर, गवर्नमेंट टुडे। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी का। ये सब उस वक्त भी फ़ौज ने अच्छा काम किया। अगर ये DGI फैज़ हमीद और बानी प्राइम मिनिस्टर आकर नथी ना हो जाते। IPPs का जो काम किया है फ़ौज ने किया है। आज भी जो रीनिगोशिएट करी फ़ौज कर रही है। इस SCO में जो कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट आ रहा है सर, देखिए तो इसके अंदर तो देखिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना सर। इस टाइमिंग को सैबोटाज करने के लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, सैबोटाज किया जा रहा है, एक अच्छा किया जा रहा है। आप देखिए ना उसकी टाइमिंग्स क्यों है, वरना आप अगर मुल्क का सोचते तो आप कहते मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपको इलीगल एहतजाज क्यों करना है, आपको ग्राउंड मांग लें। और दूसरा ट्रैप भी ये कर रहे हैं वो, जो गवर्नमेंट की एहलियत नहीं है, उस एक्यूमेंट नहीं है उनके पास समझने का, कि वो कहते हैं हम यहाँ आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो पुराना बाप दादा को ज़माने का कटेरा लगा देते हैं, ठीक है।
आए ना आए, 500 आदमी आए, 200 आदमी आए, कंटेनर बंद होता है, मेरे और आप जैसे लोग तकलीफ में आते हैं, गप लगाते हैं कि यार देखो कंटेनर आ गया, जलसा था, उसको एलिवेट कर देते हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की उनके नाकामी है, वो कामयाब कर देते हैं सर 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी। नहीं तो आपके ख्याल में डी चौक तक आने दें उनको, फिर वो कैसे वापस सर सर मुझे एक नो गो एरिया है, एक रेड जोन है, कानून बन गया, वहाँ नहीं आ सकते जी जी। आप कहीं और ग्राउंड पे चले जाएं, ए में नहीं पसंद बी में चले जाएं, बी में नहीं सी में चले जाएं, गवर्नमेंट से डिसाइड कर लें, फेडरल गवर्नमेंट से, उसमें तो नहीं, लेकिन ये जो आप क्यों चाह रहे हैं उस जगह पे जाना जहाँ पे एक्शन होगा और एक्शन के नतीजे में वो खुद ही गिरा देंगे। नहीं, लेकिन ये जो नुक्ता है कि जी वो SCO को सैबोटेज करना चाह रहे हैं, मसलन रूस के वज़ीर आज़म ने आना है पाकिस्तान, चीन के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आना है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हाई अफ्स आएंगे, रूस में तो खुद बानी PTI गए थे, बल्कि उस दिन मौजूद थे जिस दिन यूक्रेन पे हमले का ऐलान किया सदर पुतिन ने, उनके साथ तो रूस के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो रूसी वज़ीर आज़म के आने को ब्लॉक करवाएंगे क्या? सर देखें, वो ब्लॉक उनको नहीं करा रहे, वो पाकिस्तान को ब्लॉक कर रहे हैं। IMF को जो लेटर लिखा वो पाकिस्तानियों की तकदीर से खेला ना, मेरे बाप की तकदीर से तो नहीं खेला। दूसरी बात है कि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा दोस्त ममालिक है और हमें हमेशा उसने हमेशा सपोर्ट। आप बानी PTI ने उन्हीं के जहाज में बैठ के उन्हीं के लिए बुक्स बोला और उनको पता चल गया, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जहाज में यानी कि सऊदी अरेबिया ने अपना जहाज जी वो न्यूयॉर्क से जो वहाँ से फिर उनको कमर्शियल फ्लाइट से आना पड़ा था, जी। तो उस जहाज के अंदर जिसका आप खा रहे था उधर ही छेद कर रहे थे। नहीं, कोई उधर बात हुई थी बानी, उन्होंने इल बातें की ना सऊदी अरेबिया के बारे में, उसी जहाज में जिस जहाज में बैठे थे, सब स्टाफ तो उन्हीं का था ना। अच्छा, तो ये बातें भी किसी झकी छुपी तो नहीं है। आप यानी जहाज वापस इसलिए न्यूयॉर्क बुलाया गया था कि जहाज के अंदर बानी PTI सऊदी अरब के खिलाफ बोल रहे। बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। आप मुझसे कुरान उड़वाएंगे तो मैं करूँगा, क्योंकि ये बातें वो ऐसी नहीं कि मैंने सुनी है उसने बता दी, ये तो वो बातें जो हमारी चेयरमैन से खुद बात हो रही थी, हमने कहा आपने क्या किया ये। अच्छा। हर आदमी बुरा है टिल द टाइम वो आपकी नौकरी ना कर सके। और आपके वहाँ कौन सबसे करीब है जो कहे मैं आग लगा दूंगा, गोली चला दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, बम फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे आप बताएं, इस पार्टी में आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने बानी PTI से पूछा कि आपने सऊदी अरब के जहाज में सऊदी के खिलाफ बात क्यों की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया फिर? वो मैंने तो ऐसी बात कर ली थी, मुझे क्या पता था। तो आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वहाँ साइफर कर रहे थे, आज आप गोरों के ऊपर लेटर्स लिख रहे हैं, उनको उनकी मिन्नतें तलाशी कर रहे हैं, सर कहीं तो खड़े हों। और कौम को भी सोचना चाहिए, देखिए इनको नहीं कोई पसंद करता PDM वालों को, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, लेकिन उनसे भी पूछेंगे आप डिक्टेटर से कम थोड़ी हैं। आप डिक्टेटर, आप गौर को भी परसों तरसों का, गौर साहब को, चेयरमैन साहब अच्छे आदमी, निकाल दो बुज़दिल है। भाई बुज़दिल नहीं है वो, बुज़दिल वो आदमी है जो अपनी आगे शील्ड बना के गरीबों को लेके चल रहा है। मैं कहता हूँ बानी PTI अपने दोनों बेटों को बुलाएं, पाकिस्तान की तकदीर बदल रहे हैं ना, उसका हिस्सा बने, लेगेसी ना दें उनको, ना लीडरशिप दें, वो हिस्सा तो बनाएं। चलें, आप इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। आज 63A का फैसला आया और PTI समझती है कि इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर आइनी तरामीम के हवाले से एक बड़ी तक़वियत मिली है तरामीम पास करने के हवाले से। कब तक तरामीम पास हो जाएंगी, बड़ा क्रूशल क्वेश्चन है और सेनेटर फैसल वाडा साहब शायद सबसे ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं इन सवालात के जवाब के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ये कहते हैं कि जी आइनी तरामीम को पास करवाने के लिए इतनी एक्टिविटी हुई, 13-14 सितंबर को ना पास हो सका क्योंकि वो बिलावल भुट्टो दरदारी के बकौल वो 8 जजेस का वजाहती फ़ैसला आ गया था या जजेस को शेयर कर दिया था लॉ मिनिस्टर ने। अब 63A के बाद आपके ख्याल में कब तक आइनी तरामीम पास हो जाएंगी? मैं ना आपको एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको मैं सवाल का जवाब दे दूँ, जी जी, ताकि आप कौम को बता सकेंगे मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सर मेरा बोर्डिंग पास है, इस पर तारीख पढ़ लें, मेरा बोर्डिंग पास पढ़ लें। 13 सितंबर मैं कराची था। 13-14 को अगर गवर्नमेंट ये कह रही थी तो मुझे तो पता था नहीं हो रहा, तो मैं तो चला गया, मैं तो पीर को आया, ठीक है, मैंने आपको सबूत भी दे दिए, ठीक है, और मेरे पास वहाँ भी सबूत इसलिए कि मैंने, आपको यकीन था कि ये 13-14 को तरमीम नहीं आ रही, उसका रीज़न है सर। हाँ, वजह क्या थी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। मसला ये है कि अगर आप नाहल और निकट्ठों से काम कराएंगे, ठीक है सर, और वज़ीर फेल हो जाएंगे, सर मेरा कसूर नहीं है,
मैं अपनी बात पे उस वक्त भी कायम। अब कब तक ये कामयाब हो जाएंगे? मेरा तो सवाल, मैंने तो उसका जवाब ये दिया कि 21 अक्टूबर को मेरी तारीख पैदाइश है। केक खाएंगे सर, मिठाई खाएंगे, उससे पहले ही हो जाएगा सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे आज ही, उन्होंने कहा कि SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस तक, यानी हुकूमती सरबराहान के इजलास तक, जो कि 15-16 अक्टूबर को है, उन्होंने कहा कि उस वक्त तक इसको ना पास किया जाए। तो आप समझते हैं पहले पास हो जाएगी या फिर SCO के बाद पास हो? 21 और SCO की जो इजलास है उसमें भी तो अभी 1 वीक आपने दे दिया खुद। राजा साहब, मैं आपको ना उसमें एक एक्सप्लेनेटरी बात बताता हूँ। कई दफ़ा ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ ना, तो उसकी कीमत होती है 2 आने, लेकिन मुझे चीज़ पसंद आ जाती है। मैं उस वक्त कहता हूँ 100 रुपये ले लो यार, 200 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, मुझे दे दो। एक्सक्यूज़ मी, अगर उस वक्त नहीं मिलती तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि तुझे 2 आने की चीज़ 1 टके में भी नहीं लूँगा। बस, तो अब आपको जवाब मिल गया। ये अगले प्रोग्राम में इस जवाब को हम बाइफरकेट करेंगे। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। देखें ना, 63A का फैसला आया। आपके ख्याल में जो 41 इंडिपेंडेंट थे, जो अभी PTI का हिस्सा नहीं लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो नेसेसरी हिस्सा है, वो फिर टूट रहे हैं कुछ उनमें? राजा साहब, मैंने आपको जो बातें महीना 2 महीने पहले की थी, मैं उन्हीं बातों में खड़ा हूँ। अब वो टूट रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो शायद देंगे, वो अहल होंगे, वो वोट देंगे, कोई और आएगा, जहाज़ से उतरेगा, कोई गुब्बारा देगा, कोई फूल देगा। पाकिस्तान में नोट और वोट कोई मसला नहीं कभी दुनिया के अंदर, ठीक है? बस इसको यहीं रोक देते हैं। नहीं, चूंकि तरमीम पास होनी है, एक काम होना है सर। हम जब ये केस चला, भुट्टो दरदारी साहब कह रहे हैं कि 25 से पहले होना चाहिए, वरना बाद में बड़ा मसला बन जाएगा। वो कहते हैं आमने सामने हो जाएंगे। बिलावल साहब से सर मेरी कोई मुल्क से बाहर जाने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले मुलाकात है। ही इज़ अ डिसेंट जेंटलमैन आदमी, अच्छा आदमी है, गुड मैन, और पोलाइट, कोई वैनम नहीं, कोई झगड़ा, कोई जलाओ रखाओ नहीं, सियासी बातें करते हैं, अच्छा, जातियात पे नहीं जाते, अच्छा आदमी है। तो हमारी इन जनरल बात हुई थी, वो तो खैर चलें, हम डिस्कस नहीं कर सकते, जिसमें कुछ पाने की बात भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि जो मैंने आपको पहले कहा है ना सर, अब जैसे मैं कॉफ़ी यूँ पकड़ के पी रहा हूँ, पी ली, वैसे ही सर सब कुछ 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी सालगिरह पे हम ही बात करेंगे। आए सर, मिठाई उस बात की भी खा लेते हैं, उसकी भी खा लेते हैं, उसकी भी खा लेते हैं। छोड़ दे सर, ये सब चीज़ें इररिलेवेंट है पाकिस्तान के अंदर। अब पता नहीं 21 अक्टूबर को मेरा शो है या नहीं है, वरना आ जाएंगे सर। हमने डेट तो आपके शो पे दे दी है ना सर। पता नहीं आप इधर होंगे या कराची में होंगे या बैरून मुल्क होंगे। तो मैं 21 को ही समझूं या 21 से पहले? सर अब आपकी समझ के ऊपर, आप जो भी समझना चाहें। मैंने आपको खुल के समझा चुका हूँ मैं 2 महीने पहले। अच्छा, एंड दैट्स अबाउट इट सर। These are all irrelevant issues for me. ये मेरे रेलेवेंट इश्यूज नहीं है सर। इधर पूरे मुल्क की जान आई हुई है। तासुर क्या दिया जा रहा है? ये इन्होंने एहतजाज की कॉल, इस वो SCO का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि जी ये गैर आईनी काम होने जा रहा है, आईनी तरामीम। सर ये आईनी काम हो रहा है, हम गोली मारेंगे। ये आईनी काम हो रहा है, हम चढ़ाई करेंगे। ये आईनी काम थे जो इससे पहले किया। आप कह रहे हैं सियासी हम पे केसेस बनाए गए। 190 मिलियन, एक्सक्यूज मी, 190 मिलियन के सियासी था। मैंने उस वक्त भी रिकॉर्ड केस ने बोला जब मैं वजीर था, ठीक है। क्या जो आपने 9 मई की वो सियासी केस था? जो आप कल करने जा रहे हैं और इसके बाद आगे करने जा रहे हैं वो क्या सियासी केस है? 9 मई को तो वो तस्लीम नहीं कर रहे ना, वो कहते हैं हमने नहीं किया। देखिए ना, बात सुने, उनका इंटरव्यू पर आज साहब, मैंने आपको बार बार कहता हूँ मैं, उन बच्चों के माँ बाप का इंटरव्यू लें जो 9 मई में फंस गए और किसी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं और कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सियासत नहीं चलेगी सर। अब गरीबों को, मासूम लोगों को मरने नहीं देंगे सर। अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको रोकें और रोक भी लेंगे। पहले भी रोका था, अभी भी अल्लाह से बाबा है, नीयत साफ होगी, मंजिल आसान होगी। बाकी देखें, 2 तासुर हैं। एक तासुर है कि PTI की पुश्त पे सियासतदानों ने ये बेच दिया है कि PTI की पुश्त पे कोर्ट खड़ी है। दूसरी तरफ सियासतदानों ने बेच दिया है कि गवर्नमेंट के पीछे फ़ौज खड़ी है और ये दोनों इदारे, सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज, आमने सामने। ये तासुर देने में कामयाब समझ रही है सियासतदान, जबकि ऐसा केस है नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए काबिल ज़्यादा रेलेवेंट है और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे लिए काबिल ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। और ये दोनों आमने सामने नहीं आ सकते। अगर कभी आ गए तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो इनका साथ चलना ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। एक ने इंसाफ देना है, एक बैक एंड पे बेच के क्रेडिट भी नहीं लेते। रोज़ जनाजे हम उठाते हैं उनके, एक टिकट चलाते हैं जी बहादुर शाह शहीद ने शहादत पाली, ठीक है। उसका हम नहीं उनको पूछते ना, हम मरने के लिए आए हैं, अल्लाह बड़े बहुत बुरे वक्त से बचाए। सियासतदान सिर्फ नारे लगाता है। और एक पुलिस वाला शहीद होता है तो उसके लिए भी एक टिकट चलता है, उसको कोई नहीं पूछता। ना आप पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट
तजलील करें उनकी, ना CM करें, ना मिनिस्टर्स करें। वो बड़ी मुश्किलात के अंदर पाकिस्तान की बका के लिए जाने देते हैं। उस जानों के नजराने के साथ साथ आपके मुल्क के अंदर रोटी सस्ती करके देते हैं, पेट्रोल सस्ता करके देते हैं, स्मगलिंग रोक के देते हैं, डॉलर कम करके देते हैं। जो आपकी ना हेल्प गवर्नमेंटें करती हैं उसको सब रिवर्स करके देते हैं ताकि पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। आज फ़ायदा हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी ये होनी चाहिए कि फ़ौज ने IPP से कम करके रेट कम किए, बिजली सस्ती गरीबों को मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त काम किया, सलाम पेश करते हैं। डॉलर कम कर दिया, 350 रुपये में मिला था, 350 पे 500 पे चला जाता, उसको 50 रुपये कम, 250 रुपये पे होल्ड किया हुआ है, शाबाशी देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे गया, शाबाशी देते हैं। इन्वायरमेंट दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, शाबाशी देते हैं। मुल्क की डिफेंस लाइन बचाई हुई है, शाबाशी देते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट है, बंदे जो हमारे मजदूर बच्चे मेहनत करते हैं वो रेमिटेंस रिकॉर्ड वाली दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्रीज़ को देने आ रहे हैं। इन सब के पीछे SIFC तो एक ब्लैंकेट है। SIFC के पीछे कौन है? फ़ौज है। अगर वो अच्छा काम कर रही है, हमारे द्वार में उन्होंने अच्छा काम किया, उससे पहले भी अच्छा काम किया। गलतियाँ भी की होंगी, लेकिन अगर 10 में से आप गलतियाँ देखेंगे तो 4 होंगी, 3 होंगी, 7 तो 70% तो एवरेज पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए किया। पॉलिटिशियन ने तो 95% बड़ा गलत किया। अदलिया आपकी 144 नंबर पर है, तो अपनी गलती माने, जिसकी तारीफ बंदी करें। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपकी तारीफ और यही सबसे बड़ी बात है। नाजरीन, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब, आप तशरीफ़ ले आए। इसमें कोई शक नहीं है कि इदारे आपस में अगर किसी भी मुल्क में टकराएं तो फिर वो उस मुल्क के मफाद में नहीं होता। SCO आ रही है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्रेडिट है कि रूस, चीन और सेंट्रल एशियन ममालिक के हाई अप्स पाकिस्तान आएंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म भी आज पाकिस्तान में हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।